D Angmo, Stanzin Angmo, Searing, can you hear me? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thanks for replying. मुझे लगा आप लोग बोल ही नहीं पा रहे हो. Anyways, तो कल हमने कहाँ तक डिस्कशन किया था? ये तो कम से कम याद दिला दो. कल का डिस्कशन हमने कहाँ तक कर लिया था? सेकेंड लॉ सेकंड लॉ तक कर लिया था. मतलब फैराडेज का सेकंड लॉ हमने देख लिया है. तो चलिए, तो आज के डिस्कशन पे आते हैं. फैराडेज का सेकंड लॉ, वी हैव ऑलरेडी सीन द सेकंड लॉ. मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूं. देयर आर टू लॉज ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें फर्स्ट लॉ सिंपली सेज दैट, फर्स्ट लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सर, whenever there will be a change of magnetic flux linked with the coil or the circuit, there will be an EMF induced in the circuit and which will last till the flux through the circuit is changing. वो तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स सर्किट में चेंज हो रहा है. दूसरा लो ये कहता है कि ये जो EMF इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट EMF which has induced in the closed circuit will be equal to the rate of change of magnetic flux through that circuit. मतलब d phi by dt will be equal to the rate of change of magnetic flux through the circuit, और ये जो EMF इंड्यूस होगा वो इसके इक्वल होगा. क्लियर है? बट यस, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट EMF विल बी इक्वल. अब एक बात समझो सर, व्हाई यू ऑलवेज से मैग्नीट्यूड. देखो एक बात समझो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि वी ओनली टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू और सिंपली द वैल्यू, बट वी डोंट कंसीडर इट्स डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड का बेसिक मतलब है भाई कि हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट considering the direction, we are only considering the value, that is the numerical value. अब कोई बच्चा मुझसे ये जरूर पूछ सकता है, भले आपने मुझसे नहीं पूछा, बट एक अच्छा बच्चा जिसको चीजें याद रहती हैं, जिसको याद रहता है कि सर ने क्या पढ़ाया था, वो ये पूछता है कि सर ईएमएफ में तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है भाई. ईएमएफ या वोल्टेज की कोई डायरेक्शन होती है क्या? शेयरिंग, what is the direction of voltage or what is the direction of electromotive force? Is there any direction for these things? क्या हुआ सीरिंग, क्या बोला तुमने? मैं नहीं सुन पाया. यस सर. नो सर. वोल्टेज की कौन सी डायरेक्शन होती है? 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट की कोई डायरेक्शन होती है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट एनी डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज और ईएमएफ? ऐसा कभी सुना है आपने कि ईएमएफ इज 5 वोल्ट फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट? ऐसा सुना है? नहीं होती है बेटा, नहीं होती है. अब मेरी बात सुनो. तो सर, when EMF doesn't have any direction, तो why are we talking about the magnitude? क्योंकि सर उसमें तो डायरेक्शन होती ही नहीं है, तो इट डजंट हैव डायरेक्शन, तो इट इज अ डायरेक्शनलेस क्वांटिटी. तो फिर ये जबरदस्ती ये बोलने की जरूरत क्या है? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेइंग दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ? सिंपली हम क्यों नहीं कहते कि ये ईएमएफ? व्हाई वी सिंपली यूज द टर्म मैग्नीट्यूड ऑल्दो इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन? तो इस बात को समझो. देखो, ईएमएफ की डायरेक्शन का मतलब यहां पर एक बात समझो बहुत अच्छे से. जब हम ये कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ऑल्दो याद रखो कि ईएमएफ की कोई डायरेक्शन नहीं होती है. लिसन ऑल थ्री ऑफ यू, ईएमएफ डजंट हैव एनी डायरेक्शन. तो फिर यहां पर डायरेक्शन का क्या मतलब है सर? तो व्हेन वी कॉल द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, वी बेसिकली टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना. मतलब ईएमएफ की डायरेक्शन जब हम कहते हैं, व्हेन वी से द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, वी बेसिकली रिफर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना. ईएमएफ की डायरेक्शन का दूसरा मतलब कि करंट की डायरेक्शन. नहीं समझ आया भाई? करंट में तो डायरेक्शन होती है ना बच्चों? Yes, sir. करंट में तो डायरेक्शन होती है. स्टैंजिन भाई, करंट में डायरेक्शन होती है भाई. डीएंगमो, करंट में डायरेक्शन होती है. शेयरिंग, करंट में डायरेक्शन होती है. तो when we say the direction of EMF, we basically mean the direction of current. ठीक है, because current is always have direction. आपको अगर याद हो तो मैंने कल आपके साथ डिस्कशन करते टाइम पे I told you that कि when he moved the magnet towards the coil, तो the galvanometer needle gets deflected.
है ना, there was a deflection in the galvanometer needle, और मैंने आपसे बोला था कि let's say कि the galvanometer needle deflected towards its left, तो दूसरा केस मैंने ये बोला था कि when he moved the magnet away from the coil, the same galvanometer needle again deflected, but this time this get deflected towards right. ये बोला था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। इसका मतलब कि in both of the situation current is being induced, right? But the direction in which the galvanometer needle is getting deflected is not the same. इसका क्या मतलब हुआ सर? Can you tell me what is the meaning of this? कि भाई दोनों केस में, दोनों सिचुएशन में करंट will be induced, but in both of these cases the direction of the deflection of galvanometer needle is not same. What do you understand by this? क्या मतलब समझ में आता है इससे? कोई भी आइडिया लगा सकता है? क्या समझ पा रहे हो इससे? Why this? Direction changing. हाँ, किसकी डायरेक्शन चेंज हुई है? Why the needle is not? हाँ बेटा बोलो, फिर से बोल। Current. Yes, right. भाई करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, मतलब ये जो डायरेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर निडल का जो डायरेक्शन, वेरी गुड, ये जो निडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हुई है, it is showing that the direction of current has changed, or direction of current is reversed. That is why the direction of deflection of the needle is also reversed. Clear है? तो इसका मतलब है सर कि although the EMF will be induced or current will be induced, but that current will not have the same direction always. नहीं आई बात समझ में? Are you getting what I am saying? मतलब अगर मान लीजिए कि इस केस में द करंट वाज इक्वल टू 5 एम्पियर और इस केस में भी करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। करेक्ट भाई? अब एक बात समझो, तो सर क्या डायरेक्शन होगी, कैसे हम डायरेक्शन समझेंगे? हाउ वी विल प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट? तो याद रखो फैराडेज का जो लॉ है ना, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज doesn't gives you the direction for EMF or current. ठीक है? For direction of EMF or current, we have another law. That law is called as Lenz law. कौन सा लॉ कहलाता है भाई? ये Lenz law है ना, Lenz law. ठीक है? Lenz ने क्या बोला? He simply said that the EMF that induces in a coil or a closed circuit, it induces in such a way such that it opposes the cause that has induced it. मैं फिर से रिपीट करूंगा कि लेंस ने बोला कि जो ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो ईएमएफ इस तरह से अपने आप को इंड्यूस करता है या इस डायरेक्शन में अपने आप को इंड्यूस करता है सच दैट वो उसी कॉज को अपोज करे जिस कॉज ने उसको इंड्यूस किया है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर उसी कॉज को अपोज करे जिसने इसको इंड्यूस किया, इसका क्या मतलब हुआ? तो इस बात को समझने के लिए आप इस बात को समझिए। देखिए, उसके बाद फिर मैं ये रीजन भी समझा दूंगा कि क्यों अपोज करता है, बट पहले तो आप इस बात को समझिए। देखिए, मान लीजिए बेटे मैं आपसे कहूं कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब मैग्नेट यहां पर है तो ऑब्वियस ही बात है कि इस मैग्नेट के निकलने वाली कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास हो रही होगी, ऐसा समझो। मान लो 3 फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है। एम आई राइट? बोल ना बेटा। अरे कुछ तो बोल। अरे जब मैग्नेट यहां पर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, मैग्नेट की कुछ फील्ड लाइंस कॉइल से पास हो रही है या नहीं हो रही है? बोलो ना। Yes, sir. ये पहले तुम लोग एक्टिव थे, पता नहीं अब कल से तुम लोग डीएक्टिवेशन मोड में जा रहे हो। अब देखिए यहां पर भी एक्सक्यूज मी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज पासिंग थ्रू द कॉइल, बट अगर हम मैग्नेट को ऐसे ही रहने दें और कॉइल को ऐसे ही रहने दें तो द फील्ड लाइंस और द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल विल बी फिक्स्ड, मतलब वो फिक्स्ड रहेगा, मतलब ओनली 3 फील्ड लाइंस विल बी पासिंग। लेकिन जब आप इस मैग्नेट को क्या करते हो, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच इज पासिंग थ्रू द कॉइल वो चेंज होने लगता है। मतलब जैसे अगर मान लो कि व्हेन यू स्टार्ट मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, तो number of magnetic field lines passing through the coil increases, and when you start moving away the magnet away from the coil, the number of field lines starts decreasing.
ठीक है, और ये इसी को हमने बोला था कि इसका मतलब क्या होगा कि फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर हो गई बात? अब इस पॉइंट को समझिए सर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब मैग्नेट यहां पर है तो इसमें कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही है एंड दैट इज कांस्टेंट, मतलब फ्लक्स इज कांस्टेंट। बट आप इमेजिन करो कि ये मैग्नेट, इफ आई स्टार्ट मूविंग दिस टुवर्ड्स द कॉइल, व्हाट विल हैपन? फ्लक्स विल इंक्रीज। Yes, sir. फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा। तो अब बेसिकली ये कॉइल क्या चाहता है? कॉइल ये चाहता है कि ये मैग्नेट के मोशन को अपोज करे। ये नहीं चाहता कि इसके अंदर कोई करंट इंड्यूस हो या कोई ईएमएफ इंड्यूस हो। क्यों नहीं चाहता? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड एज इनर्शिया। आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, इनर्शिया। इनर्शिया आपने 11th में सुना होगा, अगर आपको याद आए तो। जब आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन, अगर आपको याद हो तो लॉज ऑफ मोशन में आपने इनर्शिया पढ़ा होगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई बॉडी मोशन में है तो मूव ही करना चाहती है। सुना होगा शायद। तो इनर्शिया बेसिकली रेस्ट और मोशन का ही नहीं होता, इनर्शिया कोई सा भी हो सकता है। इनर्शिया का बेसिक मतलब है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट। फिर से मेरी बात सुनो, बॉडी की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट ऑपोजेस एनी टाइप ऑफ चेंज इन इट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स इनर्शिया। डिड यू अंडरस्टैंड? वो चेंज कोई सा भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो अब देखो बेसिकली होगा क्या कि इस कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो एक चेंज आया ना, कॉइल के अंदर एक चेंज प्रोड्यूस हुआ ना, व्हेन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन इट। तो कॉइल की ये प्रॉपर्टी है कि वो ये चेंज नहीं चाहता, है ना। कॉइल की ये प्रॉपर्टी है कि वो इस चेंज को अपोज करेगा, वो इस तरह का चेंज नहीं चाहता। इट डजंट वांट दिस काइंड ऑफ चेंज, राइट। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज इनर्शिया, समझ रहे हो आप मेरी बात? ये जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया की, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द कॉइल अपोजेस दिस चेंज। अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर इस चेंज को अपोज करेगा, मतलब ये नहीं चाहता कि इसके अंदर करंट इंड्यूस हो, तो इसको क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड इट डू? इट शुड अपोज द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। अरे इसमें जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है? बिकॉज मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स इट। Yes, sir. अगर ये नहीं चाहता कि इसके अंदर ये चेंज आए तो इट विल अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट। और मैग्नेट के मोशन को अपोज कैसे करेगा? तो मैग्नेट के मोशन को ये अपोज करने के लिए इट विल ट्राई टू डेवलप नॉर्थ पोलैरिटी, ताकि ये मैग्नेट के मोशन को अपोज कर सके। नॉर्थ एंड नॉर्थ विल रिपेल ईच अदर। अब नॉर्थ पोलैरिटी ऐसे ही तो डेवलप नहीं हो जाएगा। नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होने के लिए इसमें करंट फ्लो होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करने का मतलब है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए करंट फ्लो होगा। तो ये जो करंट फ्लो होगा, फ्लक्स के चेंज का जो करंट है, वो इस तरह से फ्लो होगा ताकि वो कैसी पोलैरिटी डेवलप कर सके? इसमें नॉर्थ पोलैरिटी। कोई मुझे बता सकता है कि नॉर्थ पोलैरिटी के लिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? If you want north polarity in this coil, so in which direction do you think current should flow, clockwise or anti-clockwise? Clockwise. नहीं बेटा, ये पढ़ाया मैंने, याद करने का तरीका भी बताया था, बट आप लोग आजकल ध्यान नहीं दे रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज, और मैंने उस टाइम पे आई हैव टोल्ड यू दैट एंटी हैज एन इन इट। तो नॉर्थ पोलैरिटी एंटी, नॉर्थ पोलैरिटी एंटी। क्लॉकवाइज में कोई एन नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज यस एंगमो। तो जब भी नॉर्थ पोलैरिटी की बात करूं मैं तो इसका मतलब होगा एंटी। इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो इसमें नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी, और नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी तो ये किसको अपोज करेगा? नॉर्थ पोल के मोशन को अपोज कर सकेगा। समझ में आई बात? तो जो कॉज ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है उसी कॉज को ये अपोज करता है कॉइल, और उस कॉज को अपोज करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो अपने अंदर करंट डेवलप करता है, या आप ये कह सकते हैं कि ईएमएफ पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो अपने आप को इंड्यूस करता है ताकि वो करंट के मतलब वो कॉज को अपोज कर सके या फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। समझ आई बात? कुछ कुछ हजम हुआ है इसमें? अभी मैं और एग्जांपल लूंगा। पहले लेंज लॉ क्लियर हुआ है कि जिस कॉज ने उसको, मतलब जिस जो कॉज है फॉर द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, कॉइल उसी कॉज को अपोज करता है, और उस कॉज को अपोज करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में ईएमएफ और करंट को इंड्यूस करता है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड?
तो लेंस लॉ पहले लिख लो, उसके बाद इसी के मैं और एग्जांपल लेऊंगा, क्योंकि इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो लेंस लॉ में लिख लो कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द ईएमएफ इन द कॉइल induces in such a way or in such a direction, in such a way such that it opposes the cause which has induced it. ये आपका लॉ है, induced it, ये लॉ है आपका। दिस लॉ इज कॉल्ड एज लेंस लॉ। और इसमें एक बात याद रखेंगे आप, कॉइल opposes induction of EMF due to its inertia। ठीक है, ये इसका कॉज है। क्यों अपोज करता है? ड्यू टू इट्स इनर्शिया। नोट करो, नोट करके मुझे बताओ तो मैं और एग्जांपल्स लूंगा। नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, और एग्जांपल्स लेता हूं। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया हो कि जो कॉज रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, उसी कॉज को ये अपोज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर आप फोर्स लगाओ टू मेक इट मूव, तो वो बॉडी क्या करता है? आपके फोर्स को अपोज करता है। वो ये नहीं चाहता कि वो मोशन में आए। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आने वाला जो फोर्स है या उसको मोशन में लाने वाला जो फोर्स है, वो उसी को अपोज करता है। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पर भी है कि जो भी कॉज है जिसने इसको इंड्यूस करा है, वो उसी कॉज को ही अपोज करता है। क्लियर? ओके, मूविंग ऑन। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, समझिए। अगर मान लो कि सर मैं आपसे कहूं ये कॉइल है और ये मैग्नेट है आपका, एंड दिस टाइम लेट्स से मैग्नेट is moving, but this time magnet is moving away from the coil। मुझे एक बात बताओ, ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा सर, हाँ ना बोलते चलो। ईएमएफ विल इट इंड्यूस और नॉट? यस और नो? यस सर। यस सर, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये कॉइल क्या करना चाहेगा? मैग्नेट के मोशन को अपोज करने के लिए क्या करना चाहेगा? मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा या नहीं करेगा? सोच के देखो। बिकॉज द मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल एंड दैट इज द कॉज फॉर द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। तो कॉइल क्या चाहेगा? कॉइल ये चाहेगा कि मैग्नेट इससे दूर नहीं जाए। तो आप मुझे बता सकते हो लॉजिकली कि व्हाट पोलैरिटी कॉइल विल इंड्यूस सो दैट मैग्नेट डजंट गो अवे फ्रॉम इट? कोई बता सकता है कि मैग्नेट को कौन सी पोलैरिटी डेवलप करनी? वेरी गुड, साउथ पोलैरिटी। बहुत सही बात भाई। साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे और मैग्नेट विल टेंड टू अट्रैक्ट, सॉरी, कॉइल विल टेंड टू अट्रैक्ट द मैग्नेट सो दैट मैग्नेट डजंट गो अवे फ्रॉम इट एंड देयर इज नो इंडक्शन ऑफ ईएमएफ टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होनी चाहिए सर? सिंपल सी बात, डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी क्लॉकवाइज। क्लियर? आगे आते हैं। यस सर। वेरी गुड, कुछ कुछ हजम हो रहा है। चलो देखते हैं। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है। कैसी वायर है? करंट कैरिंग वायर। और इसमें जो करंट है वो स्टेडी है। स्टेडी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट है। और इस वायर के ऊपर मैंने एक कॉइल रख दिया, वायर के ऊपर मैंने कॉइल रख दिया, वायर के ऊपर मैंने कॉइल रख दिया। ठीक है, वायर को ऐसा समझो टेबल पे है और कॉइल जस्ट उसके ऊपर हवा में मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। ऐसा इमेजिन करो। मुझे आप बता सकते हो कि इसमें ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इन दिस कॉइल? देखो, ईएमएफ की डायरेक्शन कहूं या करंट की डायरेक्शन कहूं, एक ही मतलब है। ईएमएफ की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन का एक ही मतलब है, और वो या तो क्लॉकवाइज हो सकता है कॉइल में या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। सिंपल सी बात। तो कैन यू टेल मी कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ दैट इंड्यूसेस इन दिस कॉइल?
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट विल बी दैट? भाई सिर्फ मैग्नेट का मोशन ही इज नॉट द कॉज ना। एनीबडी, देखो नहीं समझ में पूछो, शांति से नहीं बैठो। You need to respond, beta. Otherwise, I'll not be able to help you. क्या हुआ? अरे बोलो ना भाई यार, हद है एकदम। नहीं आया। नहीं है तो बोलो ना यार, इतना क्यों टाइम लगा रहे हो? तुम्हारा ही सिलेबस स्लो होगा ना। 2-4 साल है क्या तुम्हारे पास? डू यू हैव 2 or 3 years to complete this syllabus? If you don't have enough time to complete the syllabus, then you will have to bang on, right? आपको respond करना पड़ेगा. When I'm asking you again and again, you will have to respond immediately. There should not be any time lag. And I'm not going to repeat the same thing again and again. It's your responsibility to ask if you don't understand anything. I don't need to give you an invitation card, right? It's your responsibility, na? Why you always wait for me to ask you whether you have understood this or not? ये हालत है। नहीं समझ में, सीधा बोलो नहीं समझ में। टीचर इज हियर टू हेल्प यू आउट। बैठे रहते हैं फुर्सत में एकदम। सुनो, and from next time onwards, अगर if you don't get anything, it's your responsibility, it's your duty to ask. देखो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं शायद। Yes. ठीक है, अब सुनो, ये वायर है और इसके ऊपर ये कॉइल रख दिया है। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दिस और नॉट। ये समझ लो ये कॉइल जैसा शेप लग रहा है या ऐसा नहीं समझ में आए तो कॉइल आप मान लो कि ये मेरा फोन जो है, इसको आप ऐसे अज्यूम कर लो ये कॉइल है, ये वायर है और ये कॉइल है, ये वायर है, ये कॉइल है। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने स्ट्रेट वायर लिया है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग बताइए, और आप लोगों को बोलना पड़ेगा, प्लीज अनम्यूट योर माइक्स, प्लीज अनम्यूट योर माइक्स। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए और समझिए, अब मेरी बात सुनिए और समझिए और मुझे बताइए, अगर ये वायर है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसमें अगर आप करंट पास करेंगे तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये पढ़ा था हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, और ये लूप रखा हुआ है, ये सर्कुलर इसके। तो आपको नहीं लगता कि इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास हो रही होगी इस लूप से? सोच के देखो, इसके ऊपर रखा हुआ है ना Yes. बेटा। तो इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऐसे सर्कुलर रीजन में ऐसे ऐसे इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी तो पास हो रही होगी लूप से। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप से पास हो रही है तो इसका मतलब है कि इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रही है, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रही है, इसका मतलब है कि इस लूप में फ्लक्स है या नहीं है? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या नहीं होगा बेटा? बिकॉज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो ऑब्वियसली इट विल हैव सम मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो वायर है इसमें करंट कैसा फ्लो कर रहा है बेटा, बताओ। Constant. कांस्टेंट। तो मुझे एक बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हुआ तो फ्लक्स कांस्टेंट हुआ, और फ्लक्स Yes. कांस्टेंट हुआ मतलब फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? नो। नो सर, इसका मतलब है यहाँ पर डायरेक्शन की बात ही नहीं आ रही। यहाँ पर तो भाई ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस होगा, यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? बिकॉज मैं रीजन लिख देता हूं, एज करंट इन द वायर इज कांस्टेंट, करंट इन wire is constant, hence its magnetic field lines
passing through loop is also constant. Therefore, no EMF will induce as flux linked with coil. इस पूरी कहानी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है, तुम्हें समझ में आया इसलिए. Flux linked with coil is not changing. पूरा मैंने रीजन लिख दिया है आपके लिए कि भाई यहाँ पर जो करंट है जो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर में, वही रिस्पॉन्सिबल हो सकता था मैग्नेटिक फील्ड का. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल के लिए या मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल यही इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो सकता था. बट यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो आपका वायर है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज कांस्टेंट. एंड बिकॉज दिस करंट इज कांस्टेंट, इसका मतलब है कि सर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के थ्रू पास हो रही है वो भी कांस्टेंट है. एंड बिकॉज इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो हेंस कोई भी फ्लक्स का चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. राइट है बेटा? नहीं समझ में पूछना है, घबराना नहीं है. नोट करो, आगे बढ़ते हैं. और भी कुछ केसेस समझाता हूं आपको. हो गया? हो जाए तो बता दीजिएगा. स्टैंजिन नोट कर लिया? यस सर. ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूँ. एक दो और केसेस मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे के डिस्कशन पे जाएंगे. तो एक दो और केसेस समझो. ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं खुद ही बताऊंगा, सिखाऊंगा, आपको समझना है, और नहीं समझ आए तो प्लीज आस्क. ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का क्या मतलब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉस? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इफ आई हैव मेड क्रॉस टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड या आउटवर्ड? क्या? इनवर्ड. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही डियांगमो. अब सुनो, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. यस, इनवर्ड. अब देखिए, इसमें मान लो कि ये कॉइल है. लेट दिस बी अ कॉइल. ये कॉइल है, और इस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं. वी आर मूविंग दिस कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तो देखो, जब तक इस कॉइल को हम, या तो ऐसे थोड़ा सा मैं और इसको ऐसे बना देता हूं कि ये वाला कॉइल यहां से हम मूव करा रहे हैं. ये कॉइल है, सुनना मेरी बात ध्यान से. अगर मैं इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करूंगा तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि एज आई एम मूविंग दिस कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो द एरिया ऑफ द कॉइल थ्रू व्हिच मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, वो भी इंक्रीज हो रही होगी. देखो, अभी जब कॉइल इस पोजीशन में है तो इस कॉइल का वो एरिया जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो सिर्फ ये एरिया है. वो सिर्फ ये एरिया है, इतने से पास हो रही है. एज द कॉइल इज मूविंग इनवर्ड्स, मतलब जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, वैसे वैसे कॉइल की वो एरिया, द एरिया ऑफ द कॉइल थ्रू व्हिच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, वो इंक्रीज कर रही होगी. एरिया ऑफ द कॉइल मैं नहीं कह रहा हूं, एरिया ऑफ द कॉइल व्हिच इज थ्रू व्हिच मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, वो इंक्रीज कर रहा होगा. एरिया ऑफ द कॉइल तो फिक्स्ड है. मतलब मैं ये कह सकता हूं, एज कॉइल मूव इनवर्ड्स, एरिया ऑफ कॉइल through which magnetic field is passing, या magnetic field is passing will increase. वो पोर्शन इंक्रीज करेगा. तो अगर ये इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? therefore फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज. कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स. भाई एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज. एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ने का ये मतलब नहीं कि कॉइल का एरिया,
द एरिया विच थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, वो एरिया इंक्रीज हो रही है और हमें उसी एरिया से मतलब होता है, तो वो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा और फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा, देयरफॉर ईएमएफ विल इंड्यूस। सर हाँ ना बोलो, ईएमएफ विल Yes, sir. इंड्यूस। अब जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फिर से सुनो, अब ध्यान से सुनना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, कॉइल अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। बेटा एक बात समझो कि आप अगर कॉइल हो और आप में फ्लक्स चेंज हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जैसे जैसे कॉइल का पोर्शन अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर कॉज क्या है फ्लक्स के चेंज का, कोई कौन बताएगा? व्हाट इज द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल? कौन बता रहा है? फ्लक्स के चेंज का कॉज क्या है यहां पर? अच्छा बताते हो तुम लोग, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना। नहीं आया भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग थ्रू द कॉइल ना। नहीं बेटा, एरिया का ठीक है, एरिया थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, वो एरिया इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कॉइल के थ्रू जो है वो इंक्रीज हो रही है ना, एज द कॉइल इज मूविंग इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। सर समझ रहे हो आप? मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एक बात सोचो, इंक्रीज हो रहा है तो आप इस इंक्रीज को अपोज करना चाहोगे ना, आप चाहोगे ये इंक्रीज नहीं हो। तो अगर आप ये चाहो कि ये इंक्रीज नहीं हो, इफ यू डोंट वांट दिस टू इंक्रीज, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इफ यू डोंट वांट दिस टू इंक्रीज, तो कैन यू टेल मी कि अगर आपको इसको इंक्रीज नहीं करने देना है, देखो कोई चीज इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, कोई चीज इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है और आप नहीं चाहते कि इंक्रीज हो, तो आप इसको अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में वही क्वांटिटी अप्लाई करोगे या नहीं? टेल मी यस और नो। Yes, sir. इसका मतलब कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर लाना चाहेगा? Oppose. अपोजिट। मतलब अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, तो कॉइल चाहेगा अपनी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड लाना। इधर लाना, आउटवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड तब आती है जब आपका जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे। जब करंट आपका किधर फ्लो करे? एंटी क्लॉकवाइज। कुछ लॉजिक क्लियर हुआ? एज द कॉइल इज मूविंग इनवर्ड, मेरी बात सुनिए ध्यान से कि बिकॉज बिकॉज द कॉइल इज मूविंग इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल वो इंक्रीज हो रही है, तो उस इंक्रीज को अपोज करने के लिए ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करना चाहेगा? आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इनवर्ड है तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा? आउटवर्ड, ताकि एक दूसरे को अपोज कर सके। और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए आपका जो करंट है वो कैसे फ्लो करना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। सर कैसे पता आपको कि एंटी क्लॉकवाइज? देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर आपको याद हो, कि कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर चाहिए आपको? आउटवर्ड। तो फिंगर किस डायरेक्शन में कर्ल होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो दैट इज व्हाई द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? Yes, sir. नोट करो एक बार और, इसी केस को हम देखते हैं। नोट करो एक और केस, इसी में समझाता हूं। डन? Done, sir. वेरी गुड। अब एक और केस, इसी का हम एक और केस देखते हैं, और जहां नहीं समझ आए प्लीज पूछिएगा। सर नेक्स्ट केस यही है कि अगर ये कॉइल, इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। सर मुझे एक बात बताओ, व्हेन इट इज कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, विल देयर बी चेंज ऑफ फ्लक्स और नॉट? आप बोलते चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा, फ्लक्स का चेंज होगा या नहीं होगा? या आप ये कह लो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल वो क्या करे? यस क्या फ्रॉम डी वाई मतलब? अच्छा तुमने क्वेश्चन के रिटर्न में मुझसे क्वेश्चन पूछा क्या डियांगमो? वाई मुझे नहीं समझ आया।
Are you asking a question in return of a question or what? खैर मैं बता देता हूं. As the coil starts moving out, तुम खुद लॉजिकली समझो कि the coil has started moving out of the magnetic field. तो ये टाइम के साथ साथ इसका पोर्शन, कॉइल का पोर्शन बाहर निकल रहा होगा ना. तो कॉइल का वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड में है वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तुम खुद ही सोचो, बिकॉज इट इज मूविंग आउट. तो एरिया ऑफ द कॉइल जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? एरिया ऑफ द कॉइल, देखो कुछ टाइम के बाद आपका कॉइल का पोर्शन ऐसे हो जाएगा. देखो तुम्हें अगर नहीं समझ में आए तो कुछ टाइम के बाद कॉइल ऐसे हो जाएगा. मतलब इसकी एरिया जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो कम होगी या नहीं होगी? यस सर, डिक्रीज. डिक्रीज होगी. तो जब डिक्रीज होगी इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है थ्रू द कॉइल. इसको लॉजिकली अगर कहें तो मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना या इंक्रीज होना दोनों ही का मतलब होता है फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तब भी इसका मतलब है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द एरिया डिक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि एरिया डिक्रीज हो रहा है ना. कॉइल का वो एरिया जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही थी वो डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब मैं दूसरे तरीके से ये भी कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. तो चाहे फ्लक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि बेसिकली पॉइंट है फ्लक्स का चेंज. तो फ्लक्स का चेंज का मतलब फ्लक्स इंक्रीज में भी चेंज होता है और डिक्रीज में भी चेंज होता है. तो पॉइंट ये है कि भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. अब ईएमएफ इंड्यूस होने के केस को फर्दर और एनालाइज करते हैं. मुझे एक बात बताओ कि ये डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने, अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है, मान लो कि यू आर हैविंग 100 रुपीज, ऐसा समझो एक दिन में तुम्हारे 10 रुपीज कम हो गए और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा 100 रुपीज कम हो. मतलब ऐसे समझो कि तुमने 10 रुपीज कहीं पर स्पेंड कर दिए तो तुम्हारे 90 हो गया ना. लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा 100 से कम हो तुम्हारा अमाउंट. तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें 10 रुपीज प्रोवाइड करूंगा. इसका मतलब डिक्रीज को, अगर मैं नहीं चाहता कि वो डिक्रीज हो तो जितना डिक्रीज हुआ उतना मैं प्रोवाइड करूंगा या नहीं करूंगा? हाँ ना बोलो. यस सर. तो इस केस में कॉइल क्या करेगा, कॉइल चाहेगा कि उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज नहीं हो. तो कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करना चाहेगा? इनवर्ड. मतलब जितना डिक्रीज हो रहा है उतना वो प्रोवाइड करना चाहेगा ताकि वो जो टोटल सम है वो कांस्टेंट रह सके. और इनवर्ड प्रोवाइड करने के लिए जो करंट फ्लो करेगा इसमें क्लॉकवाइज. इस बार थंब की डायरेक्शन रखो इनवर्ड और फिंगर्स को कर्ल करो तो आपका जो फिंगर कर्ल होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल होगा. देखिए सर, आगे बढ़े. कैन वी प्रोसीड? यस सर. चलिए, मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आया है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि क्यों तुम लोगों में इतना हेजिटेशन है एंड व्हाई यू आर नॉट आस्किंग योर डाउट्स. ये तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो भाई अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं और आप नहीं पूछ रहे हो तो. ठीक है, मैं आपको हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देने को तैयार हूँ, बट जब तक मुझसे पूछा नहीं जाएगा मैं कैसे बताऊंगा. ठीक है, तो खैर ये आप पे डिपेंड करता है. अगर आपको अभी भी कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आई है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं. वैसे तो मैं टॉपिक कवर करवा ही दूंगा बट फायदा उसका, कोई बेनिफिट उसका नहीं होगा अगर आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी तो इसलिए इट्स बेटर टू किल योर हेजिटेशन
and please ask your doubts wherever you have any doubt, please clear it from me. अब आगे सुनिए, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक जो हमने पढ़ा दैट वाज, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज फैराडेज ईएमएफ। ठीक है, मतलब फैराडेज लॉज की हमने डिस्कशन किया और इसमें हमने ये बोला कि व्हेनेवर द फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट विल चेंज। फिर से सुनिए मेरी बात, फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट विल चेंज एंड ईएमएफ विल इंड्यूस। ठीक है, तो यहां पर अभी तक कॉज क्या था ईएमएफ के इंड्यूस का? व्हाट वाज द कॉज? चेंज ऑफ फ्लक्स। और फ्लक्स का चेंज कैन बी ड्यू टू एनीथिंग, चाहे मैग्नेट को मूव करा के भी फ्लक्स चेंज करा सकते हो, करंट चेंज करके भी फ्लक्स चेंज करा सकते हो, तो फ्लक्स आप चेंज कर सकते हो बाय डिफरेंट वेज। बट कॉज क्या है ईएमएफ के इंडक्शन का? वो है चेंज ऑफ फ्लक्स। क्लियर? यही हमने पढ़ा एंड ऑन दैट वी हैड टू लॉज। जो पहला लॉ का फ्राइडे का ये कहता है कि साहब आपका जब तक फ्लक्स का चेंज होगा तब तक EMF इंड्यूस होगा, एंड as soon as the change of flux will stop, the EMF induction of EMF will also stop. तो पहला लॉ तो ये कहता है। दूसरा लॉ, the second law simply says that कि ये जो EMF इंड्यूस हुआ है this will always be calculated by the rate of change of flux, that is d phi by dt। वो हमें क्या बताएगा? वो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस EMF की वैल्यू बताएगा। और तीसरा पॉइंट आपने ये पढ़ा कि ये जो EMF की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी सच दैट इट विल ऑलवेज अपोज द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। मतलब जिस कॉज ने उसको इंड्यूस किया है वो उसी कॉज को अपोज करेगा। ठीक है, ये तीन लॉज आपने पढ़ा है अभी तक। अब हम एक नेक्स्ट ईएमएफ के कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। तो सर इसका मतलब वो जो हम ईएमएफ पढ़ा था अभी तक वो ईएमएफ को क्या कहेंगे? तो उसको आप फैराडेज ईएमएफ कह लीजिए, और ये जो अब ईएमएफ आप पढ़ रहे हैं इसका नाम है मोशनल ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? बोलो बोलो, कौन सा ईएमएफ? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। इससे पहले जो पढ़ा वो कौन सा ईएमएफ था? फैराडेज ईएमएफ। वेरी गुड। फैराडेज ईएमएफ क्यों होता है? फैराडेज ईएमएफ क्यों इंड्यूस होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर द इंडक्शन ऑफ फैराडेज ईएमएफ? चेंज इन व्हाई फ्लक्स। डज फैराडेज ये वेरी गुड, चेंज इन फ्लक्स। लेकिन मोशनल ईएमएफ के इंडक्शन का जो कॉज है वो चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं है, वो कुछ और है। अब वो क्या है उसी चीज को अपन अब समझेंगे, और जहां नहीं समझ में आए प्लीज पूछिए, मैं बार बार कह रहा हूं प्लीज पूछिए। ठीक है, अब देखिए, अब आप एक चीज अज्यूम करें कि आप मान लें कि यू हैव अ रॉड, और बेटे मेरे प्यारे बच्चे, मैं जब भी आपसे कहता हूं रॉड, तो रॉड का बेसिक मतलब ये एक रॉड है ना, ये एक रॉड है, मान लो ये PQ इज अ रॉड, PQ इज अ रॉड। रॉड, जब भी फिजिक्स में आपसे रॉड वर्ड बोला जाए रॉड, तो इसका मतलब होगा कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबली स्मॉल। मतलब यू डोंट नीड टू कंसीडर इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, you will only consider its length but you will not consider its area of cross section। ठीक है, ये एक रॉड है, इसकी लेंथ L है, और आप ये मान लो कि इस रॉड को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ऐसे, और इस रॉड को हम मूव करा रहे हैं विद वेलोसिटी v। ठीक है, हम इस रॉड को क्या कर रहे हैं? विद वेलोसिटी v मूव करा रहे हैं। पहली बात, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि विल देयर बी एनी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रॉड? रॉड के थ्रू कोई मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्या? चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि रॉड के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स की कोई वैल्यू होगी क्या? विल देयर बी एनी मैग्नेटिक फ्लक्स? अच्छा मुझे बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स का बेटा फॉर्मूला क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बेटे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स? टेल मी। BA cos थीटा। BA cos थीटा, वेयर A इज एरिया, राइट? A क्या चीज है? A इज ऑब्वियसली A इज एरिया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस रॉड की कोई एरिया है? Yes, sir. नहीं सर, PQ इज अ रॉड। अभी मैंने क्या बोला कि एरिया ऑफ रॉड, अभी मैंने बोला है आपसे, अभी एरिया ऑफ रॉड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। रॉड की एरिया आप हमेशा, फिजिक्स में जब भी वर्ड आ जाए रॉड, तो रॉड का मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके लिए 0। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके लिए 0। नहीं आई बात समझ में? पक्का? तो आप मुझे बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रॉड इन दिस केस? 0, 0। तो फ्लक्स की वैल्यू बेटा 0. वेरी गुड, सिंपल सी लॉजिक, फ्लक्स की वैल्यू 0। बहुत बढ़िया। तो सर जब यहाँ पर फ्लक्स ही नहीं है तो फ्लक्स का चेंज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई एरिया ऑफ द रॉड इज 0, इसका मतलब है फ्लक्स ही नहीं है, फ्लक्स इज इटसेल्फ 0। फिर जब कोई चीज 0 है तो वो चेंज क्या होगी? वो 0 ही 0, फ्लक्स कभी भी नहीं होगा इसमें, फ्लक्स कभी भी नहीं होगा, बिकॉज फ्लक्स विल ऑलवेज बी 0 एज द एरिया ऑफ द रॉड इज 0।
स्टिल अगर मैं इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराऊं तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? सर हमने इससे पहले क्या सीखा कि भाई फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब मैं कह रहा हूं कि रॉड के केस में तो रॉड में फ्लक्स ही की वैल्यू 0 है। भाई रॉड में फ्लक्स इन द रॉड, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द रॉड इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि एरिया 0 है भाई, एरिया 0 है, फिर भी ईएमएफ आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि फ्लक्स 0 है फिर भी ईएमएफ है, तो क्या यहां पर कॉज ऑफ ईएमएफ विल बी द चेंज ऑफ फ्लक्स या देयर विल बी सम अदर कॉज? अदर कॉज। अदर कॉज, बिकॉज फ्लक्स तो है ही नहीं। और यही चीज मैंने आपको, अगर थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे ना, तो यही बात मैंने आपको कल समझाया था। अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो तो मैंने कल आपसे ये बोला था, अगर आप याद करेंगे थोड़ा सा, मैंने आपसे कल ये बोला था कि फैराडेज ये कहता है कि इफ देयर विल बी अ चेंज ऑफ फ्लक्स देयर विल बी इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। मतलब अगर फ्लक्स का चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट फैराडे ये नहीं कहता कि ईएमएफ के इंडक्शन का कॉज इज ओनली द चेंज ऑफ फ्लक्स। नहीं, यही बात समझे? मतलब इफ देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स तो 100% देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड, राइट? बट अगर कहीं पे हम कहें कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो मैं ये नहीं कह सकता कि दैट ईएमएफ हैज इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स ओनली। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। और जिसका ये बेस्ट एग्जांपल है ये रॉड, कि रॉड में कोई, सर रॉड में कोई फ्लक्स ही नहीं है तो फिर चेंज की बात ही कहां से आएगी? बट स्टिल वी हैव सीन दैट देयर विल बी एन ईएमएफ। अब क्या इसका रीजन, इस बात को समझते हैं। देखिए इसके रीजन को समझने के लिए बहुत अच्छे से समझो। बेटा मुझे एक बात बताओ, रॉड है तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं या नहीं है? ये मान लो कोई भी एक रॉड है, मेटालिक रॉड, कंडक्टिंग रॉड, कोई सा भी रॉड हो, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे बेटा। यस सर। अब मैं जो जो चीजें बताता जा रहा हूं याद करते चलो आप। मान लो मैं आपसे कहूं ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर चला रहा हूं और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपने पढ़ा है इससे पहले वाले चैप्टर में, इन द प्रीवियस चैप्टर, कि जब भी कोई भी चार्ज, व्हेनेवर अ चार्ज मूव्स इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि व्हेनेवर चार्ज मूव्स इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, है ना बेटे? इस पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज, देखो पूरी रॉड राइट जा रही है, तो इसके अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी राइट की तरफ जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा मैं खुद ही बता देता हूं। पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स अपवर्ड्स और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। तो सारे पॉजिटिव चार्ज कहां भागेंगे? सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर भागेंगे, और सारे नेगेटिव चार्ज कहां भागेंगे? सारे नेगेटिव चार्जेस नीचे भागेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर, सारे नेगेटिव चार्जेस नीचे, सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर, सारे नेगेटिव चार्जेस नीचे। तो ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन? ड्यू टू दिस देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रॉड। तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, पहले ये बताओ ये सब समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो पूछो, और आ गया तो बताओ। हाँ बेटा बोल। चार्ज ऊपर की ऊपर क्यों जाएगा? बिकॉज बेटा अगर, हाँ मैं बताता हूं, अगर आप ये एक चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये एक, दिस इज ओनली द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। तो ये फोर्स इस चार्ज को ऊपर मूव कराएगा या नहीं? सोचो है बच्चे। ये बात ऐसी है ना कि अगर ये बॉडी है, इस पे आप ऊपर फोर्स लगाओ तो ये बॉडी ऊपर मूव करेगी ना। तो पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगता है, नेगेटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगता है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज ऊपर भागते हैं और नेगेटिव चार्ज नीचे भागते हैं। ठीक है बेटा? और एक बात और आपको याद दिला दूं कि एक तरफ पॉजिटिव होगा और एक तरफ नेगेटिव होगा, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो, मान लो कि कोई भी एक चार्ज मैं अज्यूम कर लूं, कोई भी, तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो मैग्नेटिक फोर्स लग ही रहा है, बट द मोमेंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा या नहीं? सोच के देखो, आपको अगर याद आए तो। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक
फील्ड में चलाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा या नहीं लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स होगा या नहीं? बेटा यहां तक नोट कर लीजिए, आज यहीं तक रहने दीजिए, रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में आप अपने कनेक्टिविटी का इशू, ईयरफोन का इशू सब मतलब कोशिश करिएगा कि सब ठीक ठाक रहे। अब प्लीज रिस्पॉन्ड करना सीखिए, ठीक है? वरना फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं पढ़ाऊं आपको। यहां तक नोट कर लीजिए, पढ़ के चीजों को रखिएगा और जरा सा बोलने की आदत डाल लीजिएगा, रिस्पॉन्ड करने की। आप इससे पहले अच्छा खासा रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अभी पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। नहीं समझ में आता है तो प्लीज यू हैव टू आस्क। मुझे सपना नहीं आ रहा कि आपको क्या नहीं समझ आया, क्या समझ आया, ठीक है? खैर यहां तक नोट करिए, नेक्स्ट डे बात करते हैं।